नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। सेंट्रल बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट के लिए एक हाई लेवल गैदरिंग जैक्सन होल सिंपोजियम में उपस्थित लोगों को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के एड्रेस से पहले लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट शुक्रवार के शुरुआती एशिया ट्रेड में अपने पिछले सेशन के अधिकांश लाभ को कम करते हुए कम हो गए हैं। इन्वेस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक के बारे में संकेतों की तलाश में स्पीच पर बारीकी से नजर रखेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट्स में गिरावट के साथ साथ बिटकॉइन, इथेरियम की कीमतों में कल की बढ़त कम हो गई है। BTC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछली बार 1.34% कम होकर $26,136.54 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो 1.49% की गिरावट के साथ $1,656.40 पर ट्रेड कर रही थी। दूसरी ओर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मीम कॉइन पेपे के एक वियर्ड ट्रांसफर ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हिला दिया। बाइनेंस, OKX और बाइबिट से जुड़े एड्रेसेस में गुरुवार की दोपहर को टोकन के ज्यादातर सप्लाई वॉलेट के पेपे मल्टीसिग कीपर से 16 ट्रिलियन से अधिक टोकन फ्लो आउट हो गए। पेपे की कीमत लगभग 15% गिर गई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.14% कम होकर $1.05 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 19.52% घटकर $27.51 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.97 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $26.27 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 7.15% और 95.47% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.04% कम होकर 48.3% हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.34% कम होकर 34,293.67 पर आ गया। इस बीच नैस्डैक कंपोजिट में 1.3% की गिरावट के कारण शेयर मार्केट भी निचले स्तर पर आ गया। S&P 500 0.8% नीचे है। नोट के व्यक्तिगत नामों में चिप मेकर और AI पसंदीदा एनवीडिया ने पिछली रात में अपनी ज्यादातर पोस्ट अर्निंग्स गेन्स छोड़ दिए हैं। साल के सेकेंड क्वार्टर में एनवीडिया की सक्सेस का श्रेय AI रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी की वृद्धि को दिया जाता है, जिसमें कंपनी की अर्निंग्स अनुमान से अधिक है। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और जनरेटिव AI एनवीडिया की सक्सेस को बढ़ा रहे हैं। CEO जेनसन हुआंग ने कहा कि बिजनेसेस में व्यापक रूप से अपनाया जाना AI में बढ़ती रुचि से प्रेरित है। पिछले 24 घंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा से संबंधित 8 क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेंडम में 10% के साथ सबसे बड़ी कीमत में बढ़त देखी गई है। इसके बाद सिंगुलैरिटी NET में 8% और फेच में 7% की बढ़त हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी द ग्राफ में भी 3% की बढ़त देखी गई है। एनवीडिया ने सेकेंड क्वार्टर में $13.51 बिलियन की सेल्स दर्ज की, जो $11.19 बिलियन की औसत अपेक्षा से अधिक है। पर शेयर प्रॉफिट्स $2.7 तक पहुंच गए, जो $2.08 की एवरेज एक्सपेक्टेशन की अपेक्षा से अधिक है। एनवीडिया का भी अनुमान है कि थर्ड क्वार्टर में सेल्स $12.59 बिलियन के अनुमान को पार करते हुए लगभग $16 बिलियन होगी। वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के प्रोप्राइटर येवगेनी प्रिगोजिन की बहुत अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, जिससे स्पेकुलेशन तेज हो गया कि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अकाउंट्स में से एक था। हम प्रिगोजिन की ऑर्गेनाइजेशन के क्रिप्टो करेंसी सीन से संभावित संबंधों की जांच करते हैं। 23 अगस्त की शाम को मीडिया सोर्सेज और टेलीग्राम चैनल्स ने ट्रेवर एरिया में एक प्लेन क्रैश की सूचना दी। खबरों के मुताबिक एयरक्राफ्ट में कमांडर डिमिट्री उटकिन और वैगनर के ओनर येवगेनी ऑन बोर्ड थे। एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड सभी 10 पैसेंजर्स की मौत हो गई। अथॉरिटीज येवगेनी से जुड़े प्लेन क्रैश की जांच कर रहे हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक बड़े क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को कंट्रोल किया था। माना जाता है कि वॉलेट में लगभग 1 लाख बिटकॉइन है, जिसकी कीमत $2.6 बिलियन है। 70% स्टैश कोल्ड वॉलेट में है, जबकि बाकी बाइनेंस और BTCW के बीच फैला हुआ है। अगर प्रिगोजिन के पास 1 लाख कॉइन्स हो तो वो टॉप 5 सबसे बड़े बिटकॉइन होल्डर्स में शुमार होंगे। एक कंसल्टेशन पेपर में यूके सरकार ने धोखाधड़ी के खिलाफ अपने कड़े रुख के तहत कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज और गुड्स के लिए कोल्ड कॉलिंग पर कंप्लीट बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है। एक बड़े धोखाधड़ी प्रयास के हिस्से के रूप में बैन की संभावना पहली बार मई में जताई गई थी। कंसल्टेशन पेपर धोखाधड़ी के प्रति यूके के जीरो टॉलरेंस अप्रोच पर प्रकाश डालता है, जिसमें क्रिप्टो सहित सभी कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए कोल्ड कॉलिंग पर संभावित प्रतिबंध पर प्रकाश डाला गया है। अगस्त और नवंबर 2022 के बीच यूके के आधे से अधिक लैंडलाइन यूजर्स को सस्पिशियस कॉल्स प्राप्त हुई, जिनमें से 80% ने उन्हें कम से कम मंथली प्राप्त करने की सूचना दी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स का भी उपयोग कर रही है। पेपर कोल्ड कॉलिंग से निपटने और कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉड स्ट्रैटेजी की आवश्यकता पर जोर देता है।
मॉक्सी एक ऑन डिमांड ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स में एंट्री फीस और रिवॉर्ड पूल्स के इशू को एड्रेस करता है। एंट्री फी और रिवॉर्ड पूल्स के साथ गेम मोड लागू करके मॉक्सी 3 बिलियन प्लेयर्स और 540 मिलियन व्यूअर्स के लिए एक इंक्लूसिव ई स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस बनाता है, उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदलता है और गेमिंग के लाभों को उठाता है। मॉक्सी वेब3 गेम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लागू करके वेब2 और वेब3 गेम्स के बीच गैप को ब्रिज करना है जो गेम प्ले या ओवरऑल एक्सपीरियंस में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करता है। मॉक्सी एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है जो कंपटीशन, फन और रीप्लेबिलिटी की क्षमता को जोड़ता है, जो इसे अन्य वेब3 सॉल्यूशंस की तुलना में अधिक सुलभ बनाता है। ये गेमर्स की एक वाइडर रेंज के लिए ई स्पोर्ट्स गेम प्ले भी प्रदान करता है, जिसमें वे अपने घरों में आराम से बैठकर प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स बन सकते हैं। मॉक्सी वेब3 गेमिंग मार्केट में एक नई कैटेगरी है जो ब्लॉकचेन प्रॉपर्टीज को मेन स्ट्रीम में सक्षम बनाती है। प्लिक्सर गेम पोर्टल के लॉन्च के साथ एक कटिंग एज वेब3 गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म अप्रोचेस एंटिसिपेशन अपने पीक पर है। ऑफ चेन और ट्रेडिशनल गेमिंग के बेस्ट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से इस बहुप्रतीक्षित अवसर से गेमिंग इंडस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत होने की उम्मीद है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म की पेशकश करके जो प्रोड्यूसर्स और गेमर्स दोनों को सर्विसेज प्रदान करता है, प्लिक्सर गेमिंग की फंडामेंटल नेचर को बदलना चाहता है। प्लिक्सर का फ्यूचर प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के प्रति दृढ़ समर्पण के आधार पर बनाया गया है। वेब3 गेम्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लेटफॉर्म खुद को वेब3 गेम के सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के लिए इंजन के रूप में स्थापित करता है। कन्वेंशनल और ऑन चेन गेमिंग को सहज तरीके से जोड़कर प्लिक्सर गेम डेवलपर्स को उनकी क्रिएटिव विजन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि प्लेयर्स को एक्टिवली गेम क्यूरेशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए कहता है। ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट सीड के अनुसार उत्सुकता से प्रतीक्षित मोबाइल गेम आउटलैंड ओडिसी इसके साथ आने वाले ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोडक्ट्स सीड ग्रो और सीड स्टेकिंग के साथ अगस्त में रिलीज किया जाएगा। प्रोजेक्ट सीड की नींव फ्री टू प्ले और खुद के मैकेनिक्स, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट टीम मोबाइल गेमिंग मार्केट को ऊपर उठाने के लिए उन पर निर्भर है। आउटलैंड ओडिसी प्रोजेक्ट सीड का पहला मोबाइल गेम ARPG के लिए अपडेटेड फंडामेंटल मैकेनिक्स, उद्देश्य जो नैरेटिव इमर्जन में समृद्ध है और जेड फ्रेंड्स द्वारा पॉपुलेटेड फैसिनेटिंग पोस्ट अपोकलिप्टिक लोकेशंस शामिल है। 29 अगस्त 2023 को गेम को सॉफ्ट लॉन्च मिलेगा। प्रोजेक्ट सीड को यकीन है कि ये गेमिंग मेटावर्स इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और ब्लॉकचेन तकनीक और एंटरटेनमेंट को एक साथ लाएगा। क्यूकॉइन ने क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के लिए AI ट्रेडिंग टूल पेश किया है जो टास्क एग्जीक्यूशन में सटीकता और प्रिसिशन के लिए AI की कंप्यूटेशनल क्षमता का उपयोग करता है। क्यूकॉइन इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 2 AI ट्रेडिंग बॉट ड्यूल फ्यूचर्स AI और ड्यूल फ्यूचर्स AI पेश कर रहा है। ड्यूल फ्यूचर्स AI फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी है जिसे लिमिटेड नॉलेज वाले ट्रेडर्स के लिए तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य एरर्स और टाइम कमिटमेंट्स को कम करना है। कंपनी का मानना है कि इन बेनिफिट से ट्रेडर्स को सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ड्यूल फ्यूचर्स और स्पॉट ग्रिड AI प्लस एडवांस ग्रिड स्ट्रैटेजीज हैं जो ट्रेडर्स को स्पेसिफिक ट्रेडिंग सिग्नल्स के आधार पर पोजीशन शुरू करने और समाप्त करने में सक्षम बनाती हैं। ड्यूल फ्यूचर्स मार्केट के उछाल और उतार चढ़ाव में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट से प्रॉफिट्स प्राप्त करता है। स्पॉट ग्रिड AI प्लस आर्बिट्राज कंडक्ट करके वास्तविक समय में स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स को अपनाने, प्री डिफाइंड ग्रिड रेंजेस के भीतर कंटिन्यूअस फ्लो सुनिश्चित करने के लिए अस्थिर मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का उपयोग करता है। नियामक चुनौतियों के कारण बिटस्टैम्प ने यूएस क्लाइंट्स के लिए इथेरियम स्टेकिंग सर्विसेज को समाप्त कर दिया है। यूजर्स के पास स्टेक्ड इथेरियम एसेट पर रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए 25 सितंबर तक लिमिटेड विंडो है। उसके बाद टोकन ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाएंगे और यूजर्स के अकाउंट में वापस आ जाएंगे। बिटस्टैम्प के CEO बॉबी ने अपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के पीछे यूएस रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रेरित शक्ति बताया। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की कमी ने एक्सचेंजेस और कस्टमर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार कर दिया है। बिटस्टैम्प द्वारा इथेरियम स्टेकिंग सर्विसेज को वापस लेना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की निश्चित मार्गदर्शन देने में विफलता का सीधा परिणाम है, जिससे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को अनिश्चितता में छोड़ दिया गया है। बिटस्टैम्प ने अमेरिका में इथेरियम स्टेकिंग सर्विस को रोक दिया है, जिससे कई यूजर्स के पास अपने इथेरियम होल्डिंग्स पर रिवॉर्ड्स अर्न करने का कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं रह गया है। क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए पैसिव इनकम अर्न करने के लिए स्टेकिंग एक पॉपुलर मेथड बन गया है और बिटस्टैम्प के विड्रॉल यूजर्स को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे एक्सचेंज के यूजर बेस पर असर पड़ सकता है।
SEC द्वारा इन एसेट्स को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफिकेशन करने की स्पेकुलेशन के कारण बिटस्टैम्प द्वारा पॉलीगॉन और सोलाना जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए समर्थन बंद करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, जो व्यापक और स्पष्ट नियमों की आवश्यकता पर जोर देता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने कहा कि 6 टोकन के लिए ट्रेडिंग 6 सितंबर को बैन कर दी जाएगी। मॉडिफिकेशन कई कॉइन्स को प्रभावित करता है, जिनमें बार्नब्रिज, डेरिवाडाओ, जुपिटर, मल्टीचेन, ओकी और वॉयजर शामिल हैं। प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि coinbase.com, Coinbase Pro, Coinbase Exchange और Coinbase Prime सस्पेंशन से प्रभावित होंगे। डीलिस्टिंग कई इश्यूज के कारण हो रही है। हर टोकन को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फाउंडर की बहन की गिरफ्तारी के कारण जुलाई में ऑपरेशंस बंद होने के बाद से मल्टीचेन कई इशू से निपट रहा है। बाइनेंस ने मल्टीचेन के ब्रिज टोकन के लिए समर्थन वापस ले लिया, जिससे जुलाई में $126 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। मल्टी में 1.5% की गिरावट आई है, जिससे कॉइनबेस की कार्रवाई के कारण चिंता बढ़ गई है, जो SEC की चल रही लीगल बैटल के विपरीत है। कॉइनबेस का तर्क है कि ये सिक्योरिटीज में डील नहीं करता है, एक डिफेंस जो बाइनेंस के खिलाफ इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के बीच आता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।